अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देहरादून से इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए कर चुके श्री विभू दीक्षित जी इंडस्ट्री एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। बिजनेस फील्ड में अपनी व्यावसायिक दक्षता और उत्तम संचार कौशल के लिए प्रसिद्ध श्री विभू दीक्षित जी इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजर और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर भारत के इंटरनेशनल बिजनेस मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजरी एक्सपर्ट में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में अपने योगदान की वजह से उन्हें भारत सरकार द्वारा लघु उद्यमी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आईआईटी कानपुर और एसीआईसी वीजीयू फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटर के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री विभू दीक्षित जी महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित एनजीओ स्वरंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग्स के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल www.exportguru.in के फाउंडर भी हैं। टाइनी टून, मील रैप और स्वाद भोग जैसे कई ब्रांड्स के क्रिएशन में बेहतरीन काम कर रहे श्री विभू दीक्षित जी विरांश इंटरनेशनल, सफल एंटरप्राइज और जटायु इंटरनेशनल जैसे बहुत से एक्सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स में अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। अपने वृहद कार्यकाल में उन्होंने बहुत से नए उद्यमियों जैसे पन्या क्रिएशंस के ऑर्गेनिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट, रिदा फैशन के चिकनकारी अपैरल्स आदि को अपना एक्सपोर्ट का व्यवसाय स्थापित करने के लिए कंसल्टेंसी प्रदान की है। ओडीओपी प्रोग्राम के एक्सपर्ट स्पीकर श्री विभू दीक्षित जी ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपर्टीज रखते हैं। एवी ग्रुप के फाउंडर श्री विभू दीक्षित जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमको सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उससे पहले बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट, व्हाट इज़ इंपोर्ट और किसी भी देश के लिए एक्सपोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, जब भी एक्सपोर्ट का नाम आता है, आयात निर्यात का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज खड़ी होती है, बड़े ऑर्डर्स, बड़ी शिपमेंट्स, बड़े मार्जिन्स। दोस्त, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि किसी भी देश का आयात, उसके निर्यात के बीच का जो गैप है वो देश की वर्थ को बताता है। जिस देश का एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा बढ़ता है, जितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, उस देश को उतना, उसकी वर्थ को उतना अच्छा माना जाता है। एक्सपोर्ट से फ़ायदा क्या है? एक्सपोर्ट से फ़ायदा ये है कि आप अपने देश के लिए एक फॉरेन रिजर्व इकट्ठा करके लेके आते हो। फॉरेन रिजर्व्स के द्वारा ही हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी या वो चीज़ें जो देश में नहीं पैदा हो रही हैं या देश की ज़रूरत है, उनको हम खरीद सकते हैं, हम उनको अपने देश में ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में जो चीज़ें हैं जिनकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में है, इंटरनेशनल मार्केट में है, उनको अक्रॉस द बाउंड्री हम लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं स्पष्ट करता चलूँ, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी फिजिकल गुड को, किसी पदार्थ को, किसी उत्पाद को ही एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें। आप सर्विसेज के सेक्टर में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सर्विसेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विसों से मेरा अभिप्राय ये है, कोई सीए है वो अपनी सर्विसेज विदेश में दे सकता है, कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, वो अपनी सर्विसेज विदेश में दे सकता है। आईटी प्रोफेशनल्स अपने सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। बीपीओज इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट में हम क्रूड ऑयल्स हो गए और वो चीज़ें जो देश में अभी हमारे यहाँ डेवलप नहीं है या बहुत महंगी हैं और दूसरे देशों में सस्ती हैं, हम उनको मंगा लेते हैं। तो हमारे इसी आशय में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक नारा दिया है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ एक्सपोर्ट्स। 1 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी अगर एक्सपोर्ट की चाहिए है देश को, तो कैसे मिलेगी? देखिए दोस्तों, ये एमएसएमई से किसी भी देश को बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ की रफ्तार दी जा सकती है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज़ डालने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत बड़े मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। बट जब कोई देश छोटे एमएसएमईज पे काम करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हब को, एंसिलरीज को क्रिएट करता है, तो उस देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार होता है। आज अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग लीडर है तो वो अपने एमएसएमई के दम पर है।
इसी आशय में हमारे देश में ओडीओपी स्कीम लागू की गई है। ओडीओपी स्कीम इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें एक प्रोडक्ट को चिन्हित किया जाता है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसके सप्लाई चेन और उसके एक्सपोर्ट पे काम किया जाता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा देश, हमारी सरकार जब कोई एक्सपोर्ट में काम करता है तो एज अ मेंटेयर, एज अ बिग ब्रदर हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। बहुत सारी स्कीम भारत सरकार ने निकाल रखी हैं, प्रदेश सरकार ने बहुत सारी स्कीम निकाल रखी हैं, लेकिन वो सारी स्कीम आपको कब मिलेंगी? जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करेंगे। अब आप भी करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके दिमाग में भी है, प्रश्न ये उठता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें आईईसी कोड नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, किस तरीके से हम आईईसी कोड को अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, परिभाषा से शुरू करते हैं कि आयात क्या है, इंपोर्ट क्या है। परिभाषित अगर हम इसको करना चाहें, आयात शब्द वैचारिक अर्थ से लिया गया है, जैसे कि किसी देश के बंदरगाह से माल और सेवाओं को लाने के लिए ऐसे सामान और सेवाओं के खरीदार को आयातक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा परिभाषा में बताया गया है, जो इस व्यापार को करता है, जो आयात करता है, वो आयातक या इंपोर्टर कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। दुनिया के हर देश में, दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज़ हैं, हर देश के पास सब कुछ नहीं है, तो हम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के देशों पर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो उस देश से वो चीज़ को ले लेना इंपोर्ट है। इंपोर्ट ज़रूरी है हर देश के लिए, दुनिया के हर कोने के लिए। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट्रोल, डीजल, ईंधन का बहुत प्रयोग है, गैस, एलपीजी, लेकिन हमारे देश में इस क्रूड ऑयल का जो भंडारण है वो बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम भंडारण है। तो हमारा देश उसको रिजर्व करके रखना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कम है। अभी अगर हमने उसको निकाल के खर्च कर लिया तो आगे के आने वाले सालों में हमारे पास बिल्कुल नहीं बचेगा। बट सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी क्रूड ऑयल, डीजल बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो क्यों ना हम वो वस्तु, वो सर्विस जो हमारे देश में नहीं है पर दूसरे देश में है और हमारे देश में उसकी ज़रूरत है, हम वहाँ से मंगा लें और अपने देश में दे दें। इसी तरीके से हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार पेट्रोलियम पदार्थ का इंपोर्ट कर लेती है, आयात करती है और उसको अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे आपके देश में गाड़ियाँ, कारखाने, रसोई गैस, इन सब की उपलब्धता हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध है, हमारे देश में यूरेनियम नहीं है। अगर हमको यूरेनियम चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमें ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हमको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो चीज़, जो पदार्थ, जो प्रोडक्ट या सर्विस हम लेने जा रहे हैं, वो दुनिया के किस देश में अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मात्रा में और अच्छे रेट पे उपलब्ध है। हमें उनसे उस चीज़ को इंपोर्ट करना है। जो आपके यहाँ महंगा है, वो दुनिया के दूसरे किसी कोने में ज़रूर सस्ता होगा। आपको ये फाइंड आउट करना है, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट। इंपोर्ट बिजनेस दोस्तों कई चीज़ों के कारण करता है। जैसे मैंने आपको बताया, देश इंपोर्ट क्यों करता है? देश इंपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने देश के लिए वो ज़रूरी चीज़ें, सुविधाएं या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जो उसके देश में नहीं है और उसको अपने देश को चलाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। ये तो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब एज एन इंडिविजुअल आप इंपोर्ट क्यों करेंगे या कोई इंपोर्ट क्यों करता है? कई बार क्या होता है कि आदमी अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करता है। आप अपना घर बनवा रहे हो, ऑफिस बनवा रहे हो, टाउनशिप बनवा रहे हो, आपने फर्नीचर, फिटिंग्स, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर लिए। आप बहुत ज़्यादा आप होम डेकोर में बिलीव करते हो, आपने पर्शियन कार्पेट्स इंपोर्ट कर लिए, आपने इटालियन मार्बल्स इंपोर्ट कर लिए। ये वन टाइम इंपोर्ट होता है। दूसरा पॉइंट होता है मार्जिन्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो चीज़ आपके देश में महंगी है वो दूसरे देश में सस्ती है, यानी अगर उसको वहाँ से लाके हम अपने देश में बेचते हैं
तो हमारे देश में उसमें हमें मार्जिन्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस, ऐसे प्रोडक्ट आदमी दूसरे देश से इंपोर्ट करके लेके आता है और अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने देश में उसको सप्लाई करके अच्छे मोटे मार्जिन्स कमा सकता है। इसके बाद एक पॉइंट आता है कंपटीशन। कुछ प्रोडक्ट आप देखते हो मार्केट में उसकी डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, क्योंकि लोकली वो मैन्युफैक्चर्ड या तो नहीं होता है या बहुत महंगा होता है, बाहर से जो आ रहा है वो बहुत कम मात्रा में आ रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई के गैप को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई करके कुछ लोग इंपोर्ट बिजनेस में उतर के आते हैं। और दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा दो देशों के बीच में मैत्रिता का भी संबंध होता है, क्योंकि एक तरीके से हम एक संबंध में, एक रिलेशन में, एक बिजनेस रिलेशन में दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं। यानी उस कंट्री को जो चाहिए वो मैं अपने देश से दे रहा हूँ और जो मुझे चाहिए वो अपने देश से दे रही है। इसी तरह दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में, यानी निर्यात के बारे में। यह शब्द निर्यात वैचारिक अर्थ से लिया गया है, क्योंकि किसी देश के बंदरगाह से माल और सेवाओं को भेजने या पहुंचाने के लिए इस तरह के सामान और सेवाओं के विक्रेता को निर्यातक के रूप में जाना जाता है। जैसा आप परिभाषा में देख रहे हो, इस प्रक्रिया को निर्यात कहते हैं और इसको करने वाले को निर्यातक कहते हैं। यानी द प्रोसेस इज एन एक्सपोर्ट एंड द पर्सन इज एक्सपोर्टर। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में गैप आ जाता है तो उस देश की प्रभुत्वता, उस देश का इंटरनेशनल ट्रेड रिजर्व जो है, जो फॉरेक्स फंड रिजर्व है, वो घटने लगता है और उस देश का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा अभी आपने हाल में ही देखा है, श्रीलंका के संग इसी तरीके की स्थिति आई, बांग्लादेश के संग, पाकिस्तान इन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है। बट हमारे देश में फॉरेन रिजर्व अबंडेंट है, क्योंकि पूरा देश मिल के काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का नारा दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 4 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र उनका ये था कि छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जाएं, लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएं, बेस्ट प्राइस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाए और इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जाए, कहाँ कहाँ हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट वैसे भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से नहीं हो रहा है दोस्तों, एक्सपोर्ट पुरातन काल से हो रहा है। आपको याद होगा, हमारा देश जो है, आपको जानकारी है इस बारे में, हमारा देश मसालों का एक्सपोर्ट करता था। बहुत पहले से, पुराने ज़माने में मसालों का एक्सपोर्ट करता था। अंग्रेज भी मसालों के ये व्यापार के लिए ही इंडिया आए हुए। एक्सपोर्ट किसी भी देश के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपने देश की टेक्नोलॉजी, कल्चर को दूसरे देशों को पहुंचाता है। अब अगर हम इंडिविजुअल्स के लिए बात कर लें कि कंट्री वाइज, तो एक्सपोर्ट मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया कि भाई कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन इंडिविजुअल एक्सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आज आप दुनिया में 200+ कंट्रीज हैं, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं जो आप अपने देश में बेच रहे हैं। अगर आप उस सर्विस को, अपने आप को सोच लें ग्लोबली, आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर दें, तो आपके लिए 200 मार्केट और खुल जाएंगी। जितनी बड़ी मार्केट, उतनी ज़्यादा डिमांड, उतनी ज़्यादा सप्लाई, उतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स। आपका प्रोडक्ट, जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट, पूरी दुनिया में इंडियन हैंडीक्राफ्ट की धूम है, डिमांड है, उस गैप को ही फुलफिल करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और पूरा करना है। पूरी दुनिया में लेदर प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंडिया से मांगा जा रहा है, उन सब की डिमांड है। तो दोस्तों, ये परिभाषा के रूप में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसका डिटेल हमको कैसे करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, क्यों हमारे देश के लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। आगे अब हम बढ़ेंगे, आईसी कोड के बारे में जानेंगे कि आईसी कोड क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों लेना है और उसका प्रोसीजर्स क्या है। तो दोस्तों, अब आगे हम बढ़ेंगे कि आईसी कोड क्या होता है। अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा आयात निर्यात कोड विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा दिया गया लाइसेंस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही एक बेसिक लाइसेंस, एक बस फर्स्ट बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट हमको ये अलाउ करता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी अपने देश की बाउंड्री के बाहर प्रोडक्ट को भेजना या बाहर से मंगवाने के लिए जो पहला बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कहलाता है। ये 10 डिजिट का एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होता है, जो आज की तारीख में आपका जो पैन नंबर होता है, उसी को हमारा आईसी
इंटीग्रेट कर दिया जाता है। जिस तरह अगर आप देखते हो जीएसटी में आपका पैन नंबर ही होता है, उसके आगे कुछ अंक जोड़ दिए जाते हैं, उसके पीछे कुछ अंक जोड़ दिए जाते हैं। और आईईसी में आपका इंपोर्टर जो पैन नंबर है वो एग्जैक्टली सेम पैन नंबर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होता है। एक आयात निर्यात कोड जिसे आईईसी के रूप में भी जाना जाता है, भारत के माल आयात करने या निर्यात करने वाले व्यक्ति या व्यवसाय को आवंटित कोड है। ये 10 अंकीय संख्या है जो वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफटी द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों यहाँ पे इसका आशय ये है कि ये 10 डिजिट जो कोड नंबर है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आईईसी नंबर, इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड नंबर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट लाइसेंस से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट लाइसेंस दूसरी चीज़ है। जब किसी प्रोडक्ट को जिसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है गवर्नमेंट, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है, तो उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस कहते हैं। यहाँ पे हम आईईसी की बात कर रहे हैं। आईईसी अलाउ करता है हमको या एक्सपोर्टर को या उस व्यक्ति को भारत के से अपने देश से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। आईईसी के लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इस विषय में जानना इस जगह पे बहुत ज़रूरी है कि हमको आईईसी चाहिए क्यों, आईईसी से होगा क्या, एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए आईईसी लेना क्यों ज़रूरी है। वो सारी जानने के लिए इन सब पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यह इस चीज़ का प्राथमिक प्रमाण है कि ये फर्म आयात या निर्यातक है। आईईसी कोड नंबर ही आपको बताता है या विभाग को, सरकार को या दुनिया को बताता है कि ये व्यक्ति या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकती है, क्योंकि यही मेरा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है किसी व्यक्ति या किसी फर्म को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। बिना आईईसी के आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते हो, तो पहला बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास आईईसी होता है। आईईसी प्राप्त किए बिना आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। बिना आईईसी प्राप्त किए ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कस्टम पर हम डॉक्यूमेंट अपने फाइल करेंगे इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले कस्टम या जो हमारा बंदरगाह है, बंदरगाह पे हमसे यही मांगा जाएगा कि हम आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, आपके पास आईईसी कोड है, तभी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक मालिक अपने व्यवसाय को पंजीकृत किए बिना भी आईईसी प्राप्त कर सकता है। मित्रों, ये ब्यूटी सिर्फ हमारे आईईसी कोड में है और किसी डॉक्यूमेंट में ये ब्यूटी नहीं मिलती है। अब बिना अपनी फर्म को रजिस्टर्ड किए भी आप अपने पर्सनल डिटेल्स के माध्यम से भी आईईसी अप्लाई कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाकर। एक बार आईईसी जारी हो जाता है तो वो जीवन भर के लिए है। हाँ, लेकिन अभी जो नया रूल आया है उसमें आईईसी आपको हर साल अपडेट करना होता है। एक सिंपल प्रोसेस है, डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने आईईसी को अपडेट करना है। आपके आईईसी में कभी भी कोई चेंजेस होते हैं, आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाता है, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, वो भी आप डीजीएफटी की साइट पर जाके 200 रुपये का शुल्क जमा करके उसको अपडेट कर सकते हैं। हाँ, हर साल अगर आपने अपने आईईसी अपडेट नहीं की है तो आपकी आईईसी को फिर रोक दिया जाता है, खत्म नहीं होती है, रुक जाती है जब तक कि आप उसको दोबारा अपडेट नहीं कर ले रहे हैं। ये व्यक्तिगत या सरकारी उद्देश्य के लिए माल के आयात या निर्यात के लिए अनिवार्य नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया था इंपोर्ट में कि आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है, तो उसके लिए आईईसी कोड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। या आप अपने किसी दोस्त को, अपने रिश्तेदार को विदेश में कुछ भेजना चाह रहे हो, कुछ आप गिफ्ट भेजना चाह रहे हो, कुछ आप सामान भेजना चाह रहे हो पर्सनली वन टाइम, कॉमर्शियली उसका कोई यूज़ नहीं है, इट्स नॉट फॉर द कॉमर्शियल यूज़, या व्यावसायिक यूज़ के लिए आप नहीं भेज रहे हो, तो उसके लिए आपको आईईसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये 1-2 बार होगा, हर बार नहीं भेज सकते। अगर आप फ्रिक्वेंटली भेज रहे हो तो आपके पास आईईसी होना चाहिए। आईईसी व्यवसाय के संबंध में विदेश बैंक में लेन देन करने के लिए अनिवार्य है। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल करेंसी में डील कर रहे हो, आप डॉलर में डील कर रहे हो, आप यूरो में डील कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास आईईसी होना चाहिए। जब आप फॉरेक्स अकाउंट बैंक में खुलवाने जाते हो तो बैंक आपसे सबसे पहले आईईसी मांगता है कि आपके पास आईईसी कोड है, यू आर ऑथराइज्ड कि आप फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हो। जब आप अपना आईईसी कोड देते हो बैंक को, तभी बैंक आपका फॉरेक्स अकाउंट खोलती है, जिसके बाद ही आप इंटरनेशनल करेंसी में विदेशी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। ये आयातक या निर्यातक की सभी शाखाओं के लिए मान्य है। सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि एक आईईसी लेनी है आपको, एक फर्म को एक आईईसी लेनी है। उसके
4 ब्रांचेज़ हैं, 5 ब्रांचेज़ हैं, 2 ब्रांचेज़ हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने डीजीएफटी में जाके अपनी सारी ब्रांचेज़ की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं और सारी ब्रांचेज़ पे वही आईसी काम करती है। हर ब्रांच के लिए अलग-अलग आईसी नहीं लेनी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जो 4 जगहों से काम कर रही है, उसका बिहार में भी ऑफ़िस है, उसका यूपी में भी ऑफ़िस है, उसका महाराष्ट्र में भी ऑफ़िस है, उसका दिल्ली में भी ऑफ़िस है, तो वो किसी भी एक स्टेट में एक रीजन से आईसी अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या हेड ऑफिस होता है, लोग उस एड्रेस या उस रीजन से आईसी अप्लाई करते हैं और वही आईसी चारों स्टेट या जितने भी उसके ब्रांच ऑफिस हैं उन सब में काम करती है। कौन आईसी अप्लाई कर सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आईसी मुझको लेना है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी करना चाहता हूँ, तो कौन कौन ऐसा है जो आईसी अप्लाई कर सकता है, या आईसी अप्लाई करने से पहले हमको ये प्रारूप प्राप्त करना पड़ेगा। आईसी माल के आयात और निर्यात में काम करने वाला प्रोपराइटर, कोई भी प्रोपराइटर सिंगल व्यक्ति आईसी अप्लाई कर सकता है, कोई पार्टनरशिप या साझेदार फर्म अप्लाई कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निजी संपत्ति कंपनी को अनिवार्य रूप से आयात निर्यात कोड लेना होता है, जिसके लिए व्यावसायिक स्थापना करना आवश्यक नहीं है। यानी आईसी अप्लाई कर सकते हैं आप, प्रोपराइटरशिप फर्म के लिए कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल अपने नाम से आईसी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईसी अप्लाई कर सकता है, एचयूएफ आईसी अप्लाई कर सकता है और एनजीओ आईसी अप्लाई कर सकता है। कोई भी लीगल एंटिटी आईसी अप्लाई कर सकती है और आईसी कोड लेके इंटरनेशनल बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार को स्टार्ट कर सकती है। सभी विक्रेता को अपने व्यवसाय के आकार के बावजूद आईसी नंबर के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है। कैसी भी फर्म हो, कितनी बड़ी भी हो, 2 लोगों का व्यापार हो रहा हो, छोटा सा व्यापार है, हम अपने घर से एक व्यापार कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो मल्टी स्टेट मल्टी कंट्रीज़ में काम कर रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी किस लेवल पे ऑपरेट कर रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आयात निर्यात करना है, तो उसको आईसी अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही आईसी होती है, ऐसा नहीं है कि प्रोपराइटर फर्म को दूसरी आईसी मिलेगी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दूसरी आईसी मिलेगी। कोई सेग्रीगेशन नहीं है, एक ही तरीके की आईसी होगी। वही आईसी कोड नंबर 10 डिजिट का है जो आप अलॉट किया जाता है। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्लाई किया है तो जो आपकी फर्म का पैन नंबर होगा 10 डिजिट, पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर, वो आपका आईसी नंबर इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी कंपनी का पैन नंबर होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा एज एन आईसी। अगर आप पर्सनल लेवल पे या प्रोपराइटरशिप फर्म पे आईसी अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका पर्सनल पैन है वो एज एन आईसी नंबर इंटीग्रेट हो जाता है। आईसी कोड क्यों आवश्यक है? आयात निर्यात कोड संख्या भारत में निर्यात आयात के रूप में एक फर्म का प्रमाण है। आईसी कोड को डीजीएफटी, सीमा शुल्क आदि के से उनके निर्यात आयात पर विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापार के प्रमाण के रूप में सरकारी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों, जैसा मैंने कि ये बताया कि जब इंडिया गवर्नमेंट है वो हमको बहुत सारे बेनिफिट देती है, तो आईसी हमको, जब हम अपनी आईसी प्रेजेंट करते हैं तभी हम उन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। आईसी कोड नंबर ही हमको ये डिनोट करता है कि दिस इज़ द ऑथराइज्ड पर्सन, ये एक ऑथराइज्ड पर्सन है या ऑथराइज्ड कंपनी है जो आयात निर्यात के रूप में कार्य करेगी, जो डीजीएफटी, सीमा शुल्क आदि के उनके आयात निर्यात के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के काम आएगी। हमारे इसमें बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व हो जाता है, डीजीएफटी इन्वॉल्व हो जाता है। इन सबको ये बताना कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहा हूँ तो वो मेरा प्रमाणिक प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा आईसी होता है। गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स लेने के लिए हमको आईसी को प्रेजेंट करना पड़ता है अपने सरकारी विभागों में। जब हम आईसी प्राप्त कर लेंगे, एक्सपोर्ट शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम गवर्नमेंट द्वारा दी गई सारी जो सुविधाएं हैं उनको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया है, हमारा स्लाइड आई है कि डॉक्यूमेंट, हमें आईसी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आईसी हम पर्सनल लेवल पे ले सकते हैं,
पार्टनरशिप पे ले सकते हैं, कंपनी पे ले सकते हैं। मोर और लेस डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में अंतर आता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे आईसी अप्लाई करने से पहले। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लें अपने सिस्टम पर, उसकी कॉपी बना के रख लें, एक क्लियर कॉपी। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट आईसी अप्लाई करें। मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म या पर्सनल लेवल पे आईसी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म का लेटर हेड होना चाहिए, अगर उपलब्ध है तो। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर ये होगा तो अच्छा रहता है, आपको आईसी जल्दी मिल जाती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम और पता आपके पास होना चाहिए, जिस बिजनेस के नाम से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट आगे फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, जो नाम आपने सोच रखा है उस फर्म का नाम आपके पास होना चाहिए, उसका कंप्लीट एड्रेस आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपका स्वयं का पैन कार्ड, जो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड है वही पैन कार्ड लगेगा यहाँ पे। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज क्लियर फोटो होनी चाहिए, कलर्ड क्लियर फोटो होनी चाहिए आपके पास, जो सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप में उपलब्ध होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीन में से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए आईसी, पर्सनल लेवल पे आईसी अप्लाई करने या प्रोप्राइटरशिप की आईसी अप्लाई करने के लिए। आपके पास बैंक का प्रमाण पत्र होना चाहिए या कैंसिल चेक की कॉपी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो अगर आप कैंसिल चेक अपलोड करने जा रहे हैं तो कैंसिल चेक पे आपकी फर्म का नाम प्रिंटेड होना चाहिए। मोहर लगा के आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, उस पे बैंक की तरफ से प्रिंटेड कैंसिल चेक होगा, वही माना जाएगा। अदरवाइज जो फॉर्मेट, जो प्रारूप आपको दिया जा रहा है, डीजीएफटी की साइट पे प्रारूप है, उस प्रारूप को आप बैंक से भरवा लें, उस पे बैंक से मोहर लगवा लें और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और आपके पास अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट, ये 7 डॉक्यूमेंट को आप इकट्ठा करके आप आईसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म अगर हम डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए आईसी प्राप्त करने के लिए आपके पास जो पार्टनर्स हैं उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, सहयोगी फ़ोटो का प्रबंध करना। जितने भी पार्टनर हैं उनकी फ़ोटोज़ आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए। पार्टनर्स के एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड होने चाहिए। जो भी पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उनके एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, सभी पार्टनर्स के, उन सबके पैन कार्ड होने चाहिए आपके पास। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी विलेख की प्रति होनी चाहिए, अगर उपलब्ध है तो। मैंडेटरी नहीं है, बट अगर ये है तो ज़्यादा अच्छा है, ये अपलोड करनी पड़ती है डीजीएफटी की साइट पे। पार्टनरशिप फर्म का लेटर हेड होना चाहिए आपके पास। फर्म का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए उस फर्म का जहां का आप पता देने जा रहे हैं। फर्म का पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड मैंडेटरी है क्योंकि पैन कार्ड ही जो है आपका, वो आपका आगे चल के आईसी इंटीग्रेट होना चाहिए। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म में आईसी अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले आप पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन अप्लाई करके पैन कार्ड प्राप्त कर लें, उसके बाद आप आईसी अप्लाई करेंगे। और फर्म का बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए या कैंसिल चेक की कॉपी होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप में बताया, कैंसिल चेक की कॉपी में आपकी फर्म का नाम छपा होना चाहिए। अगर छपा हुआ चेक बुक नहीं है आपके पास तो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, जो प्रारूप डीजीएफटी की साइट पर पड़ा हुआ है, उस प्रारूप को डाउनलोड करके आप भर लीजिए और भर के पहले अपनी बैंक से उस पर मोहर लगवा लें, साइन करा लें और उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में रखें, वो अपलोड होगा। तो ये 7 डॉक्यूमेंट मोर और लेस वही डॉक्यूमेंट हैं जो हमें प्रोप्राइटरशिप में 7 चाहिए थे, वही 7 डॉक्यूमेंट हमको यहाँ चाहिए। प्रोप्राइटरशिप में हमको जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो हमारे प्रोप्राइटर के यानी इंडिविजुअल्स के चाहिए थे। यहाँ पे जो हमको डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमारी फर्म के चाहिए। उसके संग में हमको जो हमारे पार्टनर्स हैं उन सब की भी सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे पार्टनर्स की फ़ोटो चाहिए, पार्टनर्स के एड्रेस प्रूफ चाहिए, उनके पैन कार्ड चाहिए हैं और लेटर हेड चाहिए। तो यही 7 डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी 7 डॉक्यूमेंट हैं जिनको हम
इकट्ठा करके आईसी अप्लाई कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए। दोस्तों देखते हैं कि अगर हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है और हमको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, हम उसके माध्यम से आईसी कोड को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमको क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद भी आपको अपने जितने डायरेक्टर्स हैं आपके पास में, उन डायरेक्टर्स के फोटोज चाहिए। सारे डायरेक्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास डायरेक्टर हैं, उनकी आपको क्लियर कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। कंपनी का पैन कार्ड चाहिए। कंपनी का पैन कार्ड क्योंकि कंपनी के नाम से आईसी अप्लाई हो रही है और आगे चल के यही पैन नंबर जो है वो एज एन आईसी नंबर इंटीग्रेट होगा। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों ने किया था कि पार्टनरशिप फर्म बनाई, फिर पैन कार्ड अप्लाई किया, जब पैन कार्ड आ गया तो आईसी अप्लाई करी। सेम जब हमने कंपनी बनाई है तो कंपनी का हम पैन कार्ड अप्लाई करेंगे और पैन कार्ड की कॉपी को हम अपलोड करेंगे आईसी के लिए। हमको यहाँ पर भी चालू खाते का जो हमारा करंट अकाउंट है उसका कैंसिल चेक या बैंक का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कैंसिल चेक प्रिंटेड होना चाहिए, आपकी फर्म का नाम उस पर प्रिंट होना चाहिए, मोहर लगी कैंसिल चेक नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ब्लैंक चेक है उस पर मोहर लगा के उसको अपलोड कर देते हैं, वो कभी अप्रूव नहीं होगी। या तो आपके पास प्रिंटेड कैंसिल चेक है तो ठीक है, नहीं है तो आप डीजीएफटी के साइट से उसका प्रारूप डाउनलोड कर लीजिए, उसको भर लीजिए, अपनी बैंक में जाके उसको अटेस्ट करा के वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए। कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए इफ़ अवेलेबल है, वैसे सबके पास आजकल अवेलेबल होता है, आप कंप्यूटर से भी लेटर हेड बना सकते हैं। कंपनी का नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच, इन सब की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपके कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं, उनकी डिटेल और उनका पिन कोड नंबर आपके पास होना चाहिए। पिन कोड नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पिन कोड नंबर डालते हो बाकी डिटेल अपने आप ही लिस्ट में फिल इन होती है, आपको खुद फिल इन नहीं करनी है। कंपनी का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए। सारे डायरेक्टर्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ आपको चाहिए होगा। और सारे डायरेक्टर्स जितने भी निदेशक हैं, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ चाहिए है। यहाँ पे भी एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। प्रिफर्ड रहता है कि आप आधार कार्ड दें। और पैन कार्ड, सारे जितने डायरेक्टर हैं उन सबके पैन कार्ड की क्लियर कॉपी आपके पास, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद ही आप आईसी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अब ये डॉक्यूमेंट हमने आपको ब्रीफ में बताए हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर आप बना रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं से आईसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आपने इन डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ ध्यान दी होगी, बेसिक डॉक्यूमेंट साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट को आपकी फ़ोटो चाहिए है, आपका पैन कार्ड चाहिए। अब आप जिस एंटिटी से अप्लाई कर रहे हैं उसी एंटिटी का चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल अथॉरिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका चाहिए। आप अपनी एंटिटी एज अ पार्टनरशिप फर्म, लीगल एंटिटी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका चाहिए, और एज एन कंपनी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो मैंडेटरी 7-8 डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होते हैं, और वही बेसिक डॉक्यूमेंट हमको तीनों लीगल एंटिटीज़ के लिए चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर हम इंडिविजुअल अथॉरिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट मेरे प्रोप्राइटर के लगेंगे या उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे पर्सनल पैन, पर्सनल आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ। बट उस अकाउंट जहाँ पे यूज़ होता है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से अप्लाई कर रहे हैं तो वो करंट अकाउंट अपलोड होगा। हाँ, आप सेविंग बैंक अकाउंट से भी आईसी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप बिजनेस के लिए आईसी ले रहे हैं तो रिकमेंडेड ये रहता है कि आप अपना करंट अकाउंट खुलवा के आईसी अप्लाई करें। सेम अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपसे वही 4, 5, 6 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे फ़ोटोज़ चाहिए हैं आपके सारे डायरेक्टर की, जो भी लीगल एंटिटी है उसका पैन कार्ड चाहिए है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड, आपके एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर चाहिए है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन सबके फ़ोन नंबर, एड्रेस प्रूफ, आईडीज़, आधार कार्ड और पैन कार्ड गवर्नमेंट मांगती है, प्लस उस कंपनी का पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए और कैंसिल चेक की कॉपी चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जमा करने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन में रियल टाइम आईसी आप प्रिंट कर सकते हैं, आपको रियल टाइम आईसी उपलब्ध करा दी जाती है।
आईसी पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की प्रक्रिया। दोस्तों, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। भारत सरकार ने जो अपना डीजीएफटी का पोर्टल बनवाया है वो इतना यूज़र फ्रेंडली इंटीग्रेटेड है, उस पे आप जाकर बहुत ही आसानी से आईसी कोड को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। एक बार आप यूज़ करोगे तो आपको लगेगा इट्स अ सिंपल, सारी गाइड्स हैं उसमें, सारा आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे आपको प्रोसीजर वाइज करना क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बढ़ोगे। आप ऑनलाइन अगर अपना आईसी अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है। आपने अपना आवेदन पत्र भरा, उसके बाद जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट अभी हमने आपको पहले बताया, प्रोप्राइटरशिप फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, एनजीओ के या एचयूएफ के, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको एक ऑनलाइन भुगतान करना है, जो कि 500 रुपये की फ़ीस में आप आईसी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये पेमेंट ऑनलाइन डीजीएफटी को पे करना है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं उसके बाद वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई के बाद वहाँ पे एक बटन एक्टिव होगा, डाउनलोड योर आईसी। आप अपनी आईसी को प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे हम उस प्रक्रिया को आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इस प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मित्रों। प्रक्रिया सिंपल है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप इजीली ऑनलाइन अपना आईसी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, dgft.gov.in की वेबसाइट, डीजीएफटी की वेबसाइट पे आपको जाके लॉगिन करना है। जब आप डीजीएफटी की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्विसेज में जाकर सर्विसेज टैब पर क्लिक करना है होम पेज पे। सर्विसेज टैब पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। जब आप डीजीएफटी की साइट के होम पेज पे गए, वहाँ पे आपने सर्विसेज में क्लिक किया। सर्विसेज में क्लिक करने के बाद आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वो आपको माइग्रेट करेगा न्यू पेज पे। न्यू पेज पे जब आप जाओगे तो अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, अब जब आप डीजीएफटी की साइट पे जाते हो, 2022 के बाद जो माइग्रेट हुई है उसमें होम पेज पे भी नीचे की तरफ आपको अप्लाई आईसी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सर्विसेज से भी जा सकते हो, आप डायरेक्ट होम पेज से भी जा सकते हो आईसी अप्लाई न्यू आईसी पर। फिर वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड में क्लिक करना है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है, अपने आपको डीजीएफटी की साइट पे रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे रजिस्टर्ड ऑप्शन पे। जब आप रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो कुछ डिटेल्स मांगता है आपसे, बेसिक डिटेल मांगता है, नाम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, कुछ बेसिक सिंपल डिटेल्स मांगता है। आपको वो सिंपल डिटेल डालनी है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालना है अपना, और फिर सेंड ओटीपी बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर एक मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी आता है, वो सेम ओटीपी होता है। उस ओटीपी को आपको सबमिट करके वेरीफाई कर देना। जैसे ही आपने ओटीपी वैलिडेट किया, ओटीपी वैलिडेट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट होता है जो आपके ईमेल आईडी पे प्राप्त होगा। जिस पासवर्ड को आपको आगे बदलना है, इस टेम्परेरी पासवर्ड को आपको आगे जाके बदल देना होता है। अब आप अपने ईमेल आईडी पे जाएंगे, ईमेल आईडी पे जाकर आपके पास डीजीएफटी की एक मेल आई होगी रियल टाइम में। उस मेल में आपका आईडी है और पासवर्ड है। आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र आईडी होता है और टेम्परेरी पासवर्ड आपको डीजीएफटी आपके मेल पर देता है। अब आपको दोबारा फिर से लॉगिन करना है। फिर आप डीजीएफटी के पेज पे जाते हैं, आप लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे एज एन यूज़र आईडी। जो टेम्परेरी पासवर्ड आपको मिला है, आप अपना वो टेम्परेरी पासवर्ड वहाँ पर डालेंगे। टेम्परेरी पासवर्ड डालने के बाद वो आपको एक ऑप्शन देगा चेंज योर पासवर्ड। फिर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। एक तो पासवर्ड आपको डीजीएफटी ने दिया, अब आप अपना मनचाहा कोई पासवर्ड रख सकते हैं। थोड़ा स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल अपर केस में लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए। तो एक पासवर्ड आप बनाएंगे। पहले वो मांगेगा आपसे टेम्परेरी पासवर्ड, आपने वो डाला। फिर आपने से वो मांगेगा करंट पासवर्ड, आप अपना नया पासवर्ड डालेंगे। फिर वो आपसे पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए कहेगा, फिर आप सेम पासवर्ड को फिर से डालेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। अब आपका पासवर्ड चेंज हो गया। पासवर्ड चेंज होने के बाद
अप्लाई फॉर आईसी, यहाँ तक का जो प्रोसीजर आपका हुआ था वो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था। अब आप डीजीएफटी के रजिस्टर्ड मेंबर हो गए। अब आप अप्लाई फॉर आईसी पर जाओगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, फ्रंट पेज पे एक कॉलम बना रहेगा, उसमें अप्लाई फॉर आईसी का टैब आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। आप अप्लाई फॉर आईसी पे क्लिक करेंगे, वो बेसिक डिटेल मांगता है। ये सेगमेंट्स में बटा हुआ है। जैसे पहला सेगमेंट, पहला पेज जो खुलता है उसमें आपसे बेसिक डिटेल मांगता है अकॉर्डिंग टू ANF2A। ANF2A फॉर्मेट है डीजीएफटी का, इसके अकॉर्डिंग वो आपसे पहले बेसिक डिटेल्स मांगेगा। जैसे आपका डिटेल, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी डिटेल्स आपसे भरवा लेगा। उसके बाद जब ये सेव करेंगे आप तो नेक्स्ट पन्ने पे ले जाएगा। वो बिजनेस डिटेल्स मांगता है आपसे, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, पैन नंबर क्या है, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं आपको। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डायरेक्टर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, उनकी फ़ोटोज़ क्या हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट ये इस पेज पर मांगता है। जब ये इस पे आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हो, उसके बाद आप सेव बटन दबाते हो तो ये और आगे जाता है। उसके बाद ये सारे पार्टनर्स, कंपनी की डिटेल, ब्रांच ऑफिस की डिटेल, ये सब मांगता है। ये अपलोड करने के बाद वो आपको नेक्स्ट पन्ने पर ले जाएगा जहाँ पर डिक्लेरेशन मांगता है। डिक्लेरेशन में आपको टिक करना है। डिक्लेरेशन में ये लिखा रहता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट हैं, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से भरी हैं, जांच ली हैं। इसको भरने के बाद वो कंफर्म करेगा आपसे। डीजीएफटी का वेब जो है वो आपको एक बार प्रॉम्प्ट करता है कंफर्म करने के लिए। वहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, सेव कर सकते हो। रिकमेंडेड ये रहता है कि यहाँ पे आप प्रीव्यू देख लो, क्योंकि एक बार आप सेव कर लेते हो तो एडिट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एडिटेबल है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट आप एडिट कर सकते हो। तो आपने वहाँ पे प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू में एक बार इत्मीनान से आपको चेक कर लेना है कि जो भी सारे आपने इन्फॉर्मेशन भरे हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन सही हैं कि नहीं हैं। उनको चेक करने के बाद आप सेव बटन दबाएंगे, उसको अपडेट करेंगे। यहाँ से वो माइग्रेट करता है, आपको साइन के पेज पे ले जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आप या तो अपने आधार कार्ड से इसको साइन कर दो, या आपके पास डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 होना चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आधार कार्ड है आपके पास में। आधार कार्ड से उस आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर कनेक्ट होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, तभी आप वेरीफाई कर पाओगे। आपको आधार पे बटन दबाना है, वेरीफाइड थ्रू आधार। उस पर आप बटन दबाओगे तो वो आपको माइग्रेट करेगा, आधार नंबर मांगेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। जैसे आप आधार नंबर डालोगे आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। उस OTP को डाल के आप वेरीफाई कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन साइन हो जाएगी। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में प्रश्न ये आता है कि मैं प्रोप्राइटरशिप में ठीक है, मैंने अपना आधार डाला, उससे वेरीफाई कर दिया। पार्टनरशिप या कंपनी में मुझे किसका आधार डालना है? आप किसी भी एक डायरेक्टर या किसी भी एक पार्टनर का आधार डालकर जो जिसका नंबर, मोबाइल नंबर कनेक्टेड है उसके आधार से डालकर आप वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसी के आधार से करोगे, किसी भी एक डायरेक्टर के आधार से आप वेरीफाई कर सकते हो जो OTP उपलब्ध कर सकता है। आप आधार वेरीफाई करेंगे, फिर वो पेमेंट पे ले जाएगा आपको। यहाँ पे ये एक न्यू पेज पे ले जाएगा, गेटवे खुलेगा पेमेंट का। आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, आप अपने कार्ड से कर सकते हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हो। जो माध्यम आपको उचित लगे, जिसमें आप कन्वीनियंस हो, आप उस पे पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगा, कई बार रिफ्रेश हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी साइट है, अगर पेमेंट कटी भी है तो पेमेंट वापस आपके खाते में आ जाएगी, नहीं तो यहाँ वेबसाइट पे अपडेट हो जाती है, अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। एक बार आपने पेमेंट प्रोसेस कर दी है, उसके बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल होगा तो आपके पास प्रिंट योर IC का ऑप्शन आ जाता है। आप अपनी IC को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर जो हमारा है, ये IC कोड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमने सोच लिया है कि हमको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट तो हमको चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट जैसा कि आप पूरे सेशन में समझ चुके होंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट है हमारा IC कोड नंबर, जो एक 10 अंकीय संख्या होती है, जो हमारा पैन नंबर ही होगा। IC पैन कार्ड कोड नंबर।
आपने देखा आईसी अप्लाई करना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन आईसी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, वो आगे के उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में दोस्तों उनका विज़न पूरा करने के लिए हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए अगर हम सोच लें कि हमको ग्लोबल होना है, एक सिंपल थॉट प्रोसेस, एक हिम्मत जुटानी है आपको। सरकार आपके संग हर पद पे, हर स्टेज पे खड़ी हुई है, हमारा डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है। आपको कहीं पे भी कोई ज़रूरत है, आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आपको हर तरीके की संभव सहायता दी जाएगी। आपको मानसिक तौर से सोचना है, विल पावर मजबूत करनी है, ग्लोबल होना है, छोटे-छोटे एक्सपोर्ट्स को स्टार्ट करें। ऑल टुगेदर हम मिलके 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टास्क, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।